हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव इंस्पायर इंडिया पर। और दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ लिया था रामायण और महाभारत को, यानी कि साहित्य कंप्लीट हो चुका है हमारा ऋग्वैदिक काल का। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, और जिसका नाम है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। दोस्तों, ये उस समय की बात है, ईसा की शताब्दी से पहले, लगभग ईसा की 6वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, तो ईरान के, देखो वैसे तो ईरान और भारत, ठीक है, ईरान, ये लिखना नहीं है आपको, ईरान और भारत, इन दोनों के बीच काफ़ी समानता पाई जाती है। काफ़ी समानता कैसे पाई जाती है? ईरान का एक ग्रंथ है जैनदोवस्ता, उस ग्रंथ में जो देवताओं के नाम मिलते हैं, वही भारत का एक ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी देवताओं के नाम सेम मिलते हैं। ठीक है, और दोनों देशों में एक दूसरे की मोहरें पाई गई हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि दोनों देशों के मध्य व्यापार होता था, और उस समय पर दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो ईरान के यहाँ पे ही एक ये लिखना है आपको, हखामनी साम्राज्य था। ठीक है, हखामनी साम्राज्य। ठीक, तो हखामनी साम्राज्य की स्थापना जो की थी दोस्तों, वो की थी साइरस प्रथम ने, साइरस प्रथम ने की थी। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था एशिया का, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। कहाँ का? एशिया का। और इस बंदे ने भारत पर क्या किया? आक्रमण। लेकिन भैया ये रहा असफल, ये हार गया। समझ में आ रही है आपके बात? एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस प्रथम भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन ये हार जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसी का एक तरीके से वंशावली का शासक होता है, जो इसका पोता लगता है वास्तव में, डेरियस। डेरियस कह दो, और उसे शास्त्रों में दारा प्रथम भी कहा गया। ठीक है, तो इसने भारत पर किया सफल आक्रमण, सफल आक्रमण किया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, आक्रमण किसने किया है? तो साइरस प्रथम ने किया है। सफल आक्रमण किसने किया है? प्राचीन काल भारत की बात चल रही है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो डेरियस या दारा प्रथम ने किया है सफल आक्रमण। ठीक है, और इसने कहाँ तक? सिंधु, सिंधु घाटी तक का, या सिंधु नदी तक का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी तक का क्षेत्र, उसको जीता है इसने। ठीक है, तो ये हमने बताया, ये प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण था, एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, ठीक है, वो चलेगा हमारा महाजनपद, महाजनपद काल। ठीक है, वैसे तो इसकी जानकारी बहुत सारी चीज़ों में मिलती है महाजनपद काल की, पाणिनि की चाहे अष्टाध्यायी हो, पास्कल का निरुक्त सिद्धांत हो, सूत्र साहित्यों में, ठीक है, आदि में मिलती है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है हम वही लिखेंगे। महाजनपद काल की जानकारी का स्रोत देते हैं दो ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक का नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक दूसरा और है, उसका नाम है दोस्तों भगवती सूत्र। ठीक है, ये दो ग्रंथ हैं, इनसे मिलती है हमें, जिनमें, इन दोनों में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन दोनों में क्या है दोस्तों? 16 महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है,
तो एक तो क्वेश्चन हो गया ये कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये भी बनता है, ये जो अंगुत्तर निकाय है ये किस धर्म का ग्रंथ है, तो याद रखेंगे ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है। और भगवती सूत्र जो है दोस्तों ये जैन धर्म का है। समझ में आ रही है बात, ये जैन धर्म का है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, ये महाजनपद क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आर्य लोग थे वो कबीलों में रहते थे, है ना। कबीलों से फिर वो जन में रहने लगे, जन से जनपद बने, महाजनपद बने, इस प्रकार से आपको बताया था, याद होगा। बाद में जो जन से महाजनपद बने हैं, ठीक है, पहले क्षेत्रीय राजा स्थापित हुए, फिर उन क्षेत्रीय राजाओं से जनपद बन गए जिन्हें जन भी कहते थे, और बाद में जो है महाजनपद बन गए। और बड़ा जब उनका विकास हो गया तो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, इन दोनों में ये पाया जाता है। और 16 महाजनपदों का जो आगे मैं विवरण देने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको विवरण इस प्रकार से दूंगा, वो मेरे पास प्रिंटेड है, इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, दूसरी वीडियो बना करके। उसमें एक तो मैं दूंगा आपको महाजनपद का नाम, महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, और उसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये आपको मैं उसमें दूंगा। 16 महाजनपदों का विवरण दूंगा, नंबर 1 नंबर 2 करके। और ये पीसीएस का सिलेबस आपका कंप्लीट है, पीसीएस में भी इससे बाहर आपका कहीं नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। पीसीएस में ज़्यादातर यहीं से बनता है, जनपद, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र। लोकल परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनता है, चाहे वो ग्रुप डी हो या लेखपाल वगैरह, ग्रुप सी की जो भर्तियां होती हैं, टीचर वगैरह, वो यहाँ से बनता है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र किन किन धर्मों के हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है, ठीक है। और ये जो महाजनपद है मैं आपको बता चुका हूँ, आर्यों से इनका संबंध है। आर्य जो आपस में कबीले थे, लड़ते थे, फिर वो जनपद बने, जिन्हें हम जनपद कहते थे, बाद में वो महाजनपद बने। महाजनपद इसलिए बने दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास हो गया था, और जब लोहे का विकास हुआ तो फिर उसके स्थायी जीवन में और ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। उसने फिर पशुपालन के साथ कृषि का विकास किया, और जैसे ही कृषि का विकास किया तो उसको लाभ अधिक होने लगा, और जब लाभ अधिक होने लगा तो लोगों में स्थायीपन ज़्यादा आ गया, जिससे महाजनपदों का विकास हुआ और खूब व्यापार फला फूला, तो ऐसे बने महाजनपद, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आगे आपको अगली वीडियो में जोड़ रहा। हेलो दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं अब 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और उनके जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो जनपद है वो है अंग। क्या है दोस्तों? अंग। और अंग की राजधानी थी चंपा, जो कि पड़ता है बिहार के भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र। भागलपुर जो है दोस्तों ये सबसे पूर्व का डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है, तो ये इसलिए पूर्वी बिहार लगा हुआ है। तो अंग जो है, अंग की राजधानी चंपा है। अब अंग की राजधानी चंपा ये कैसे, देखो राजधानी जरूर याद होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है अच्छी परीक्षाओं में, ठीक है। तो अंग की राजधानी चंपा वैसे याद रख लेना, देखो जो युवतियाँ होती हैं वो अंग यानी कि अपने शरीर पर, बालों में फूल वगैरह लगाती हैं, है ना, जैसे गजरा वगैरह। और फूल का होता है चंपा का, तो चंपा का भी फूल होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कोरिलेट करके, ठीक है। और दूसरे पर चलते हैं दोस्तों, तो दूसरा है आपका मगध। और देखो ये मगध जो है, ध्यान रखना, 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। धीरे धीरे आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं और जो बाकी महाजनपद हैं वो सबको, सारे के सारे वो मगध में मिल जाते हैं। और इस पर पहले वंश का शासक होता है हर्यक वंश का, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मगध की राजधानी 3 है, देखो, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो मगध की आपको कोई भी राजधानी आपको वैसे ये मतलब आएगा नहीं यहाँ से क्वेश्चन कि मगध की राजधानी क्या थी, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइम पर रही हैं। लेकिन इसका क्षेत्रफल जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्षेत्रफल पे भी दोस्तों सही जोड़े कूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो है आपका पटना, ठीक है दोस्तों, पटना या गया के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा हम चलते हैं दोस्तों, तो तीसरा है हमारा काशी। क्या है दोस्तों? तीसरा हमारा काशी है। तो काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी।
काशी की, देखो काशी का एक नाम बनारस भी मिलता है, काशी भी मिलता है, वाराणसी भी मिलता है, तीनों उसी के नाम है। लेकिन यहाँ पे तो और सिंपल हो गया, काशी की राजधानी वाराणसी, बहुत आसान है। और आधुनिक बनारस, और ये उत्तर प्रदेश में है। जो दोस्त यूपी के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश वाले तो ज़रूर याद रखें, ठीक है। अगला है हमारा वत्स। क्या है दोस्तों? वत्स। चौथा महाजनपद हमारा वत्स है, और वत्स की है कौशाम्बी। वत्स की क्या राजधानी है? कौशाम्बी। तो इसकी राजधानी क्या है? जो इसका क्षेत्र पड़ता है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज वाला क्षेत्र इसका पड़ता है, वत्स का, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? वत्स, तो वत्स होता है शिष्य। वत्स क्या होता है? शिष्य। और शिष्य कहाँ रहता था? कौशाम्बी में। इस तरीके से याद कर लेना। या और इसमें आम भी जुड़ा हुआ है, शिष्य को क्या दी? आम भी खाने के लिए दी। आम भी का मतलब है आम से, तो आम खाने के लिए दिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पांचवा है हमारा वज्जी। क्या है दोस्तों? वज्जी। तो वज्जी की भी देखो 2-3 राजधानियाँ दे रखी हैं, तो नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जरूर आएगा कि ये कहाँ से है, तो ये भी बिहार से है, दरभंगा मधुबनी का क्षेत्र है, ठीक है। छठा है कौशल। कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत, जो कि महात्मा बुद्ध के रिश्तेदारी में थे, एक तरीके से मामा लगते थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध के। और इसकी राजधानी है श्रावस्ती, ठीक है। राजधानी क्या है दोस्तों इसकी? श्रावस्ती राजधानी है। और अयोध्या फैजाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ अयोध्या तो आप जानते ही हैं आप लोग, तो वो सारा कौशल श्रावस्ती का क्षेत्र होता था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो अगला आता है सातवां है दोस्तों हमारा अवंती। क्या है? अवंती। तो अवंती जो है ये उज्जैन महिष्मती, ठीक है। उज्जैन महिष्मती, ये आपको बाहुबली फर्स्ट एंड 2 उस फिल्म में भी जो एक नाम आता है महिष्मती साम्राज्य, ये वही है, ठीक है। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, और ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का पठार भी आपने सुना होगा, चंबल नदी यहाँ से निकलती है। आठवां राज्य है हमारा महाजनपद मल, और मल की राजधानी है कुशावती। मल की राजधानी क्या है? कुशावती। तो देखो मल बोलते हैं पहलवान को, और पहलवान क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो, मल कुशावती। तो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक पांचाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अहिछत्र और कांपल्य इसकी राजधानी थी, और ये उत्तरी उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, विशेष तौर पे मथुरा का आसपास का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। मथुरा का याद रखेंगे, पांचाल जो है। और 10वां है हमारा चेदी। क्या नाम है महाजनपद का? चेदी। महाजनपद का नाम है चेदी, और ये चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, तो ये वही एरिया है, ठीक है। अब चेदी शक्तिमती को कैसे याद रख सकते हैं आप? चेदी शक्तिमती। चलो, जैसे भाई एक आध को तो आप भी लगा लेना, देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको खुद कर लेना, ठीक है। 11वें पे चलते हैं हम, और 11वां है हमारा कुरु इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम भी है, ये आप याद रखेंगे, और इसीलिए दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र इसमें है, ठीक है। कुरु तो दिल्ली जो है, दिल्ली तो करने वालों की है, कुरु इंद्रप्रस्थ याद रख सकते हैं आप। मत्स्य यानी कि विराटनगर, और ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ऐसे ही कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी, और ये राजौरी या हाजरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है सूरसेन, ये मथुरा है, हैं सूरसेन। तो सूरसेन जो है दोस्तों वो मथुरा है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो जो वो था कुरु, उसको भी देख लेना, कुरु नहीं पांचाल जो था, पांचाल भी है हमारे इसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो आधुनिक मथुरा हो गया ये, मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन, और ये हो गया दक्षिण भारत में गोदावरी घाटी और उसके आसपास का क्षेत्र। तो ये भी आ जाता है दोस्तों कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है, और शायद मेरे हिसाब से ये एक ही मात्र है जो दक्षिण भारत का महाजनपद है। लोकल परीक्षाओं में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे आप अस्मक। और लास्ट है गांधार, तो ये तक्षशिला इसकी राजधानी होती थी, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत को कह सकते हैं आप, पेशावर रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी वर्तमान क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 16 महाजनपदों का इनका इतिहास क्या है, कैसे मगध शक्तिशाली कैसे बना,
है ना, उसके बारे में वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाएं, तैयार रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी जो जॉब है मेरी केवल इस वीडियो से लगने वाली नहीं है। मेरी इस वीडियो को आप केवल हेल्प के तौर पर ले सकते हैं, आप गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी होगी आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स निकालने हैं, ठीक है। जो पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के क्वेश्चंस करिए। और जो समसामयिका आती है, कोई भी समसामयिका ले लीजिए, चाहे आपका वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे दृष्टि की हो, ठीक है। पीसीएस के लिए भी छोटी वाली चल जाती है, ठीक है। क्रॉनिकल ले सकते हैं आप। और सबसे बढ़िया तो क्रॉनिकल ही आ रही है छोटी वाली, ठीक है। मेरे तो मैं तो क्रॉनिकल को ही आपको रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो आप क्रॉनिकल छोटी वाली वो 35-40 रुपए की आती है, ठीक है। तो आप उसको ले लेना। और उसमें देखो दोस्तों, उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, जीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्लास वाइज नोट्स भी बन के आते हैं, डे वाइज, और करंट तो आता ही है। तो आप करंट के भी नोट्स अपने तैयार करें उसी में से, और उसी में से आप प्रैक्टिस सेट करें। मॉडल पेपर्स आते हैं, उनसे प्रैक्टिस सेट करें, तो आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको यदि ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है, मैं जो भी कर रहा हूँ, तो आप उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। देखो शुरुआत में बहुत हल्का ही रहता है, और मैं इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने वाला नहीं हूँ। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग अपना कीजिए। वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नोट्स मैं आपको इतने तो क्लियरली कह सकता हूँ आपसे विश्वास के साथ कि नोट्स पीसीएस लेवल के हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और आप इनसे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी मैं आपको बार बार रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप लोग बुक्स को ज़रूर अध्ययन करते रहें, बुक्स का ज़रूर अध्ययन करते रहें। और जो भी नोट्स तैयार कर रहे हैं आप, प्रति संडे उसको रिवाइज भी करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद। जय हिंद।